बारे में शिकायतें मिली है। इस पे पहले ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हम उन बीमा कंपनियों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया में हैं। धन्यवाद। अब क्वेश्चन आवर सवाल नंबर 1 सुखबीर सिंह रंधावा जी। स्पीकर जी, हम बार बार कहते हैं कि भारत एक गांव का समुदाय है और निम्न आय वाले लोगों की आबादी भी बहुत है, लेकिन अब भी 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है। मुझे समझ में नहीं आता महोदय कि ये सरकार इन गरीबों की है या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बिल्डिंग, बड़े बड़े पुल और कारों की बात करेगी, लेकिन पेट्रोल, गैस, यूरिया, खाद्य तेल जैसे इन गरीबों से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी रखेगी। ये विडंबना है महोदय कि भारत का सर्वाधिक महंगाई वाले 12 राष्ट्रों की सूची में नाम है। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू चुके हैं महोदय। अमृतसर में पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 10 पैसा प्रति लीटर पर पहुंच चुकी है। घरेलू गैस 1061 रुपए पर पहुंच चुका है। यूरिया 400 और खाद्य तेल 150 रुपए पर पहुंच चुका है महोदय। ये विडंबना है भारत की जनता का, आप ध्यान भटका रहे हैं महोदय। कहा जाता था महोदय कि ये महंगाई डायल खाए जाते हैं, पर मैं कहता हूं कि ये सरकार डायल है और वो गरीबों को खाए जा रहे हैं महोदय। खामोश रहिए, शांति बनाए रखिए। मैं पूछना चाहूंगा महोदय कि ये सरकार महंगाई कम करेगी और कैसे करेगी? वित्त मंत्री जी खामोशी, शांति बनाए रखिए। वित्त मंत्री जी जवाब दें। महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, सरकार को डायल बोलकर माननीय सांसद आखिर कौन सी नई प्रथा को बढ़ावा देना चाह रहे हैं? आंखों पर बंदी काली पट्टी अगर हटाएंगे तभी महोदय इन्हें विकास नजर आएगा। वित्त मंत्री जी जवाब दें। वास्तविकता पर अगर ध्यान दें महोदय, तो इस समय पूरी दुनिया पर युद्ध के बादल छाए हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते महंगाई के सूचकांक पे पूरी दुनिया में तेजी आई है। हमारी सरकार महंगाई के मुद्दे पर विचार कर रही है। अध्यक्ष महोदया, आप सुनिए महोदया, हमारी सरकार केवल गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। हमारी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई कार्य किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार जब से सत्ता में आए हैं अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार की कार्यकाल में औसत महंगाई पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कमी कर रहे हैं। हमारी सरकार इसका जो परिणाम होगा उसमें पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी आएगी। अध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, महंगाई जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है। आप विकास देखिए। शांति बनाए रखिए, ऐवान में शांति बनाए रखिए। सुखबीर जी, ये क्या बात हुई महोदय? महंगाई नहीं है तो जो जनता रो रही है वो क्या नाटक कर रही है क्या? आप गरीबों के सर पे जाओ और मदद कर दीजिए। शांति रखिए। आप देश की जनता से माफी मांगिए महोदय, माफी मांगिए। रंधावा जी, मुझे मजबूर ना करें। सभापति जी, विपक्ष के साथियों द्वारा बार-बार इस संसद के गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम यहाँ हो रहा है, जो कि बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। मैं संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते लोकसभा कलम 373 के तहत सुखबीर सिंह के इस प्रस्ताव के बदले से उनको निलंबित किया जाए, ये गुजारिश करता हूँ आपसे महोदय। इनको निलंबित कर दीजिए महोदय, प्लीज। शांति बनाए रखिए। मंत्री जी, मैं आपकी पेशकश कबूल करती हूँ और ऐवान के मेंबर सुखबीर सिंह रंधावा को सस्पेंड करती हूँ। यह सदन यदि प्रश्न उपस्थित करने के लिए बनाई गई है और मैं देश की जनता का प्रश्न रख रहा हूँ, तो उसमें गलती क्या है? मुख्यमंत्री माफी मांगनी चाहिए उन्होंने। महोदय, माफी मांगी है तो माफी मांगिए। सस्पेंडेड मेंबर सुखबीर सिंह रंधावा को फौरन ऐवान के बाहर किया जाए। चीफ गलत तरीके से खामोश रहिए, खामोश रहिए। मार्शल, मार्शल, शांति बनाए रखिए। महोदय, इस संसद की गरिमा हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कथनी और नियत का भी ध्यान रखा जाना चाहिए महोदय। माननीय सांसद का बर्ताव भले ही सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, लेकिन उनकी भावना का भी ख्याल रखा जाए। अपने हक के लिए अगर वे लड़ रहे हैं तो इसमें गलत भी क्या है महोदय?
आपने दिया गया महंगाई को लेकर बयान वापस ले और फौरन ऐवान से माफी मांगे। महोदय, जनता का अपमान करने का कोई मुद्दा भी नहीं है और मेरी कोई मंशा भी नहीं है, मगर मेरे बयान से अगर इस सदन को आहत हुई है तो मैं मेरा बयान पीछे लेता हूँ। धन्यवाद। महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पाटिल जी, किस रूल के तहत आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहे हैं? महोदय, लोकसभा नियम 373 के तहत अगर किसी सदस्य को अगर हम निलंबित कर रहे हैं, लेकिन उसका कंटेक्स्ट हमें पहले ध्यान में रखना चाहिए। दिए गए बयान पर माफी मांगी जा चुकी है और बयान पीछे लिया जा चुका है। तो महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस निलंबन का भी कुछ महत्व नहीं है। इस सदन में माफी मांगी जा चुकी है, इसलिए आप हमारे सदस्य का निलंबन भी रद्द करें। धन्यवाद। पाटिल जी, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर का कॉग्निजेंस तो जरूर लूंगी, लेकिन इस ऐवान में कतई गैर अखलाकी बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करूंगी। सस्पेंडेड मेंबर ने अपने बर्ताव से ऐवान के वक़ार को ठेस पहुंचाई है। अगर वो माफी मांगते हैं ऐवान से, तभी उनके सस्पेंशन को रद्द करने पर गौर किया जा सकता है। महोदय, मैं संसद में पार्टी का गठ नेता होने की वजह से उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। धन्यवाद। मार्शल, ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर्स, हम भी नहीं चाहते कि इस सभा से कोई ऐसे सस्पेंड हो, लेकिन आप ऐवान में बैठे हैं और करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपका ही बर्ताव ऐवान के वक़ार को बार बार ठेस पहुंचाएगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ऐवान में बैठे सभी मेंबरान से नियमों के पालन और अच्छे सुलूक की उम्मीद है। आपकी माफी और आपके मुतालिबे की इज्जत करते हुए सिर्फ और सिर्फ इस बार मैं आपका सस्पेंशन पीछे ले लेती हूँ, लेकिन आगे से ऐसा बर्ताव कतई नाकाबिले बर्दाश्त होगा। क्वेश्चन आवर का अगला सवाल, सवाल नंबर 2, माननीय सांसद आर्या चौटाला जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आप सभी का ध्यान इस बढ़ती आबादी के मुद्दे पर आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदया, वर्तमान में हमने 135 करोड़ आबादी के आंकड़ों को पार कर लिया है। इस बढ़ती आबादी के कारण हमारे संसाधनों पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। बेरोजगारी, भूखमरी, गुनहगारी, गरीबी, यह सब बढ़ती आबादी के दुष्परिणाम है। बेरोजगारी का आंकड़ा 8% को छू रहा है और 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ऐसे में हम यदि महासत्ता बनने के झूठे ख्वाब देख रहे हैं तो यह घोर विडंबना है महोदय। यदि देश को सुविधापूर्ण एवं सक्षम रखना है तो आबादी नियंत्रण पर विचार होना ही चाहिए। इस बारे में सरकार के क्या कदम है, मैं जानना चाहती हूँ। माननीय मंत्री जी। महोदया, माननीय सदस्य ने बेरोजगारी, भूखमरी, गुनहगारी, गरीबी जैसे मुद्दों को आबादी से जोड़कर अपनी ही पिछली असफलता को उजागर किया है। 40 करोड़ लोग हम सत्ता में आते ही गरीब हो गए क्या? किस काल में गरीब हुए, इस बारे में जरा सोचिए मंत्री जी। हम तो अभी सत्ता में आए हैं, फिर भी मैं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आबादी नियंत्रण के लिए हम उचित कदम उठाने वाले हैं। इसके लिए पहले ही एक समिति गठित की गई है जिसका अभ्यास अभी जारी है। धन्यवाद। महोदय, एक सप्लीमेंट्री भी है, इजाजत है। आबादी के बारे में सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन वह अब तक हुई नहीं है। ऐसे में आप 2011 के आंकड़ों पर सुविधाएं दे रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यह जनगणना कब होगी, मैं जानना चाहती हूँ। माननीय मंत्री जी। महोदया, आंकड़े छिपाने की कोई बात नहीं है। कोविड के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो पाई। मार्च 2023 से नई जनगणना का काम शुरू हो जाएगा और मार्च 2024 तक काम पूरा भी हो जाएगा। एक और बात बता दूं कि यह नई जनगणना डिजिटल रूप से ली जाएगी, जिसमें नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। नई जनगणना का डिजिटलाइजेशन आंकड़ों की विश्वसनीयता प्रस्थापित करने में मददगार होगा। धन्यवाद। क्वेश्चन आवर का समय खत्म होता है। सांसद अंकुश राणे पाटिल राज्यपाल पद के रीइवैल्यूएशन पर चर्चा चाहते हैं पार्लियामेंटेरियन लॉ 377 के तहत। अंकुश जी, मैं इजाजत देती हूं, आप अपना विषय पटल पर रखें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, हमारा देश संघीय ढांचे पर चलता है और हमने राजनीतिक प्रक्रिया के साथ साथ प्रशासनिक प्रक्रिया का भी स्वीकार किया है। राष्ट्रपति जी द्वारा हर राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है और उनके अधिकार भी सुनिश्चित है। लेकिन महोदय, बीते कुछ दिनों में हम देख रहे हैं
कि राज्यपाल पद पर बैठी हुई व्यक्ति उसका काम छोड़कर बाकी सब कुछ कर रही है। महोदय, राज्यपालों की सुविधा के लिए करीब 20 IAS अधिकारी, उनकी सुरक्षा के लिए वरिष्ठ लेवल के IPS अधिकारी, सुरक्षा बलों के सैकड़ों जवान तथा राजभवन और उससे संबंधित यात्राओं के लिए तथा वहां के नौकर चाकर और सभी सुविधाओं के लिए राज्य सरकारें खर्च मुहैया कराती है, लेकिन राज्यपाल अपने काम छोड़कर बाकी सब कामों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। महोदय, मुझे इस सदन से जानना चाहता हूं कि अब वक्त नहीं आ चुका है कि हमें राज्यपाल पदों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, हमें इस व्यवस्था की जरूरत है या नहीं। मैं आपसे मांग करता हूं कि सभी कानून और नियमों का ध्यान रखते हुए हमें राज्यपाल पद का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, यही मेरी मांग है। धन्यवाद। गृह मंत्री जी। महोदया, मैं रानी जी को बताना चाहता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होती है। ऐसे में हम इस पद का रिवैल्यूएशन कैसे करेंगे? भारत के संविधान की निर्मिति के साथ बना हुआ यह पद लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण है। हम यह पद को नहीं बर्खास्त कर सकते हैं, न ही निरस्त। ऐसे में इस पद का पुनर्मूल्यांकन की बात करना मुझे इस सदन का समय जाया करना जैसा। सिंघानिया जी। गृह मंत्री जी, आपको समय जाया करने की बात करें, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हम यहाँ उदाहरण के साथ बता सकते हैं कि राज्यपाल पद का महत्व बचा क्या है और उसका दुरुपयोग कैसे किया जाता है। यदि किसी राज्य में केंद्र समर्थित सरकार न हो तो राज्यपाल बेवजह अपने अधिकारों का प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं, जबकि केंद्र समर्थित सत्ता है वहाँ पे राज्यपाल केवल टूरिज्म के लिए उस राज्य में। अब तो ऐसा लगने लगा है महोदय कि राज्यपाल यह रिटायरमेंट के बाद का पल आनंद में व्यतीत करने की सौगात है। मेरी आप यदि समय पर संज्ञान नहीं लेंगे महोदय, आप यदि समय पर संज्ञान नहीं लेंगे तो आने वाले समय में स्थितियां और खराब होगी। मेरी आपसे गुजारिश है, राज्यपाल पद की शर्तें, कार्यकाल एवं अधिकारों की समीक्षा हो। धन्यवाद। महारानी जी। महोदया, मैं मानती हूँ कि इस विषय की समीक्षा हो, लेकिन उसकी अभी इसी वक्त कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। केवल राजनीतिक हेतु से अगर ये मांग प्रेरित हो तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। जो व्यवस्था देश के संविधान द्वारा बनाई गई है और देश के राष्ट्रपति द्वारा सुनिश्चित की गई है, उस संविधान को, उस व्यवस्था को नाकारना संविधान के खिलाफ जाना ही है। शेट्टी जी। महोदय, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। आप विगत 2 दशकों में देश के विभिन्न राज्यों में राज्यपालों द्वारा लिए गए निर्णय उठा लीजिए। यदि उसमें एक भी निर्णय केंद्र की सत्ता का विरोध दर्शाने वाला हो तो बताएं, या फिर केंद्र के खिलाफ कोई कोर्ट में ना पहुंचा हो, राज्यपाल के खिलाफ कोई कोर्ट में ना पहुंचा हो, यह भी दिखा दीजिए। यदि राज्यपाल के निर्णय में कोई पूर्वग्रह है और वह केवल अपनी पार्टी की विचारधारा के लिए ही काम कर रहे हैं तो मैं इंटरप्रिटेशन करना ही पड़ेगा। महोदय, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इसका संज्ञान लेकर इस पर उचित निर्णय होने के लिए कुछ करें। गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों की अब तक की चर्चा सुनने के बाद मुझे इस विषय पर मजीद चर्चा होने की ज़रूरत महसूस हो रही है। इस विषय की गंभीरता और ऐवान के अधिकारों की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए यह विषय दोनों ऐवान की पार्लियामेंट्री जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जा रहा है। कमेटी अगले सेशन तक अपनी रिपोर्ट देगी। अगले सेशन में रिपोर्ट पर चर्चा कर हम आगे की कार्रवाई का फैसला लेंगे। अब 377 के तहत हो रही है चर्चा खत्म करते हुए ऐवान की आगे की कार्रवाई की तरफ बढ़ते हैं। इस सेशन में 13 सांसदों ने प्राइवेट बिल पटल पर रखे हैं और हुकूमत की तरफ से 2 सामान्य विधायक चर्चा के लिए मौजूद है। आज के समय को मद्देनजर रखते हुए हम 2 पब्लिक और 1 प्राइवेट बिल पटल पर लेंगे। आइटम नंबर 3 के तहत सरकार की तरफ से मिनिस्टर ऑफ जस्टिस मेंस राइट्स एंड एट्रॉसिटी बिल 2022, माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि वो बिल को रीइंट्रोड्यूस करें। मंत्री जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपकी अनुमति से मेंस राइट्स एंड एट्रॉसिटी बिल 2022 सदन के पटल पर चर्चा के लिए रखता हूँ। अब सवाल ये है कि माननीय मंत्री जी की तरफ से पेश किया गया उपस्थित मेंस राइट्स एंड एट्रॉसिटी बिल 2022 चर्चा के लिए रखा जाए या नहीं। जो मेंबर्स हक में है वो हाँ कहे, जो विरोध में है वो ना कहे। मेरे ख्याल में फैसला हाँ वालों के हक में हुआ, फैसला हाँ वालों के हक में हुआ, फैसला हाँ वालों के हक में हुआ।
अब मंत्री जी से गुजारिश है कि वो बिल सदन पटल पर रखें। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज में पुरुषों की अलग छवि है जिसे शब्दों में बयां करना उचित नहीं होगा। समाज पुरुषों को रूढ़िवादी दृष्टिकोण से देखता है, उसे हमेशा एक प्रदाता, एक प्रोवाइडर के रूप में देखा जाता है, और फिल्मों में तो पुरुषों की अलग ही छवि दिखाई देती है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता वगैरह वगैरह। लेकिन महोदय, वास्तव में एक पुरुष का पुरुषत्व किस में होता है? तो एक पुरुष का पुरुषत्व उसकी ताकत, उसके चरित्र में होती है। महोदय, जब से मनुष्य इस ग्रह पर आया है वह अपने मानव अधिकारों के लिए लड़ रहा है। हमारे समाज में जाति और धर्म के आधार पर शोषण होता आ रहा है, जो आज भी अभी भी हो रहा है, और उसे ही रोकने के लिए हमने एट्रोसिटी एक्ट लाया है। महोदय, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए, महिलाओं को अधिकार देने वाले हमने 40 संबंधित प्रावधान कुछ इस प्रकार के। मंत्री जी, आपका समय 2 मिनट। जी हाँ, बिल्कुल। नंबर 1, महिला आयोग की तर्ज पर पुरुष आयोग की राष्ट्र और राज्य स्तर पर स्थापना की जाए। नंबर 2, पुरुषों के खिलाफ दर्ज किए हुए झूठे मुकदमों की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच भी होना चाहिए। नंबर 3, पुरुष अपनी इससे अधिक स्पेशल प्रोटेक्शन लॉज लाए हुए हैं। लेकिन महोदया, इस सब के बीच कोई है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। जी हाँ महोदया, मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिन्हें आज भी रूढ़िवादी ढांचे में देखा जाता है, जो आज भी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर घुट घुट के जी रहे हैं। जी हाँ महोदया, मैं पुरुषों की ही बात कर रहा हूँ। महोदय, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि 2020 में कोविड से ज्यादा मौतें सुसाइड यानी आत्महत्या से हुई है, जिसमें 75% केवल पुरुष शामिल हैं। भारत में हर 7 सेकंड में एक पुरुष आत्महत्या कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस के 2016, 17 और 18 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा पुरुष आत्महत्या हमारे भारत में, और जिसका मुख्य कारण फैमिली तथा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। महोदया, पिछले 2 सालों में पुरुषों के खिलाफ दर्ज की हुई सेक्सुअल असॉल्ट की 55% केसेस झूठी यानी फेक साबित हुई है, जिसमें लखनऊ में एक महिला ने निरपराध टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ किया हुआ केस, सरजीत सिंह केस, या फिर रोहतक सिस्टर्स ने पुरुष यात्री के खिलाफ बस में बनाया हुआ वीडियो। ये सब वो मामले हैं महोदया जिन्हें देखे तो एक ही बात सामने आती है कि अत्याचार तो पुरुषों पे भी हो रहा है, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। पुरुषों पे हो रहे अत्याचार की बात को ना मीडिया दिखाता है, ना समाज स्वीकारना चाहता है। ऐसे में महोदया, पुरुष अपने ही अंदर घुटन महसूस करने लगे। महोदया, ये मैं बिल्कुल नहीं कहता कि स्त्रियों पर अत्याचार नहीं होता। महोदया, इतिहास गवाह है कि स्त्रियों ने बहुत सहा है, एंड दे डिजर्व एवरी राइट दे हैव। आज भी वैश्विक स्तर पर हर 3 महिलाओं में से 1 महिला किसी ना किसी समस्या से जूझ रही है। लेकिन महोदया, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि पुरुषों के लिए भी कुछ कानून हो, कुछ ऐसी समिति हो जो उन्हें भी अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत और हौसला दे सके। आफ्टर ऑल मैडम, दिस इज नॉट अबाउट मेन एंड वुमेन, दिस इज अबाउट जस्टिस, एंड जस्टिस शुड बी सर्व्ड इक्वली। महोदया, इस बिल से संबंधित प्रावधान कुछ इस प्रकार है। मंत्री जी, आपका समय 2 मिनट। जी हाँ, बिल्कुल। नंबर 1, महिला आयोग की तर्ज पर पुरुष आयोग की राष्ट्र और राज्य स्तर पर स्थापना की जाए। नंबर 2, पुरुषों के खिलाफ दर्ज किए हुए झूठे मुकदमों की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच भी होना चाहिए। नंबर 3, पुरुष अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते क्योंकि समाज अभी उनकी समस्याओं को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सरकार की तरफ से कैंपेन जारी किए जाने चाहिए जिनमें पुरुष अपनी दुविधाओं को व्यक्त कर सके। नंबर 4, पुरुषों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के भी बहुत मामले सामने आए हैं, पर यह समाज मानना नहीं चाहता कि पुरुषों पर डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा हो सकती है। ऐसे में ऐसी हिंसाओं के बारे में जन जागरण भी होना चाहिए। नंबर 5, पुरुषों में हो रहे आत्महत्याओं को रोकने के लिए समिति निश्चित हो और पुरुष अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके, ऐसा कोई मंच भी होना चाहिए। महोदया, अगर इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन की, जी हाँ बिल्कुल, अगर इस बिल के इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन की बात करें जो इस प्रकार है। नंबर 1, नेशनल कमीशन फॉर मेन, राष्ट्रीय पुरुष आयोग और राज्य पुरुष आयोग की स्थापना की जाए। नंबर 2, मास लेवल पर सरकार के प्रोत्साहन से विविध कैंपेन और पुरुषों की मेंटल हेल्थ और उनके खिलाफ किए जाने वाले फेक एक्यूजेशन केसेस और सेक्सुअल हैरेसमेंट का जनता में प्रबोधन किया जाए। नंबर 3, स्कूलों में पुरुषों की मेंटल हेल्थ से संबंधित वर्कशॉप्स भी होने चाहिए। नंबर 4, आईपीसी की धारा 498 अर्थात घरेलू हिंसा 376 के तहत दर्ज होने वाले मामलों की समीक्षा के लिए समिति बनानी जानी चाहिए। अंत में महोदया, मैं सभी सम्माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करता हूं कि स्वतंत्र, समता और बंधुता के जिस तत्व की हम बात कर रहे हैं उसे निभाते आए हैं।
प्लीज अपनी चुप्पी तोड़िए और परिवर्तन के साथ खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बिल चर्चा के लिए खुला है। संजना शेट्टी जी। महोदय, विपक्ष की ओर से एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में मैं इस बिल पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। महोदय, इस बिल के माध्यम से सरकार और कौन सी नई व्यवस्था पैदा करना चाहते हैं? गौर से सुनिएगा जेठमलानी जी, इतिहास गवाह है कि अत्याचार इस संकल्पना का दूसरा नाम ही पुरुष है। एक ऐसा समाज दिखाइए, एक ऐसा समाज दिखाइए, एक ऐसा प्रांत दिखाइए जहाँ महिलाओं पर अत्याचार नहीं हुआ हो। ये तो ऐसी बात हुई ना महोदय कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। शांति बनाए रखिए। मंत्री जी जवाब देने का समय दिया था। अत्याचार करने वाले खुद कह रहे हैं कि हम पीड़ित हैं। मैं इस बिल को सख्त विरोध करती हूँ। ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना अपने वर्चस्व को बढ़ावा देने जैसा है। मेरा विरोध है। महोदय, माननीय मंत्री जी जिस एनसीआरबी डेटा की बात करें उसमें महिलाओं पर अत्याचार करने वालों का भी आंकड़ा है, वो भी देखना चाहिए। शांति बनाए रखिए। माननीय वो कि पुरुषों को भी कुछ संवेदनाएं होती है, लेकिन यदि हम उन्हें और अधिकार देने वाली व्यवस्था बना रहे तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे। यदि उस मंच का दुरुपयोग होने लगा महोदय तो कहीं देने पड़ जाएंगे महोदय, और उससे एक बार फिर उन्हें महिलाओं को गुलाम बनाने का अधिकार मिल जाएगा। महोदय, भावनाओं को दरकिनार कर वास्तविकताओं को भी देखा जाए। मेरा मानना है वास्तव का विचार। माननीय मंत्री जी। महोदया, प्रतिपक्ष की ओर से आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करने की मैं बिल्कुल भी जरूरत नहीं समझता। अरे धैर्य रखिए। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मंत्री जी यू कंटिन्यू। धैर्य रखिए। अंकुश जी, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। अरे मैंने पहले ही कहा है, सुन लीजिए, मैंने पहले ही कहा है कि ये बिल मतलब महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं, बल्कि पुरुषों को भी कुछ अधिकार हो, उसकी एक मांग है। मांग जरा इन प्रस्तुत आंकड़ों पर गौर कीजिए। अगर पिछले सालों में आत्महत्याओं का आंकड़ा 75% है और उसकी वजह घुटन है, तो इसे आप सिर्फ क्या देखते रहेंगे क्या? मैं पूरे अभ्यास एवं विश्वास के साथ सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर इस पर हम जल्द से जल्द वास्तव में चर्चा नहीं करेंगे और निर्णय नहीं लेंगे तो इसके परिणाम भविष्य में बहुत बहुत हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसे स्त्री पुरुष भेदभाव में डाल किसी वर्ग को अंधेरे में ना ढकेलिए, हमें इससे ऊपर उठकर सोचना होगा। महोदय, अंत में मैं कुछ पंक्तियां रखकर इस बिल का समर्थन करना चाहता हूँ कि जी हाँ मैं एक पुरुष हूँ, विधाता की हूँ रचना, मन की बात मन में रख, ऊपर से हरदम खुश मिजाज हूँ। हाँ मैं एक पुरुष हूँ। मैं जीवन में आया जब से अपेक्षाओं के बोझ से लदा हरदम, पिता के फटे जूते से लेकर बहन की शादी का आधार हूँ। मैं उम्मीदों का पहाड़ हूँ। हाँ मैं एक पुरुष हूँ। मैं उम्मीदों का पहाड़ हूँ। थकान हो गई तो क्या, पैर रुक गए तो क्या, मुझे चलना है हरदम। रो मैं सकता नहीं, कह मैं कुछ सकता नहीं, रो मैं सकता नहीं, कह मैं कुछ सकता नहीं, डर अपना यह मैं अब सह सकता नहीं। हाँ मैं पुरुष हूँ। ऊपर से बहुत अभिमानी, लेकिन अंदर से मैं निपट असहाय हूँ। हाँ मैं एक पुरुष हूँ। पत्नी की इच्छा, माँ के सपने, बच्चों की ख्वाहिशें और पिताजी की डांट का मैं हरदम शिकार हूँ। हाँ मैं एक पुरुष हूँ। आदर देता मैं हरदम, प्यार लुटाता हूँ हर एक कदम, फिर भी कुछ हैवानों के कारण मैं नफरत का शिकार हूँ। हाँ मैं एक पुरुष हूँ। हाँ मैं एक पुरुष हूँ। बहुत धन्यवाद। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, मुझे लगता है इस बिल पर अभी बहुत चर्चा होनी बाकी है, लेकिन दोनों तरफ से आए मशवरों को में काफ़ी अंतर होने की वजह से एक दुविधा की सूरत हाल बन गई है। इसलिए ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जा रहा है। अगले सेशन में तफसील से हम उस पर चर्चा करेंगे। अब मौजूद मेंबर इंद्रसेना रेड्डी जी की तरफ से प्राइवेट बिल सदन पटल पर लिया जाएगा। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मैं पटल पर आज पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर LGBTQ एंड अमेंडमेंट इन एंग्लो इंडियन एक्ट 2022 आपके सामने रखने जा रहा हूँ। महोदय, जैसा कि हम जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार LGBTQ समुदाय की संख्या लगभग 5 लाख है, लेकिन LGBTQ की सामाजिक स्थिति को देखते हुए उनका लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में यानी चुनाव में बतौर उम्मीदवार आना असंभव के बराबर है, क्योंकि या तो अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं या फिर वे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आना ही नहीं चाहते और
उनकी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए कोई आधिकारिक मंच ही नहीं है। लेकिन आज हम 2022 में हैं। उसी LGBTQ समुदाय की जनसंख्या आज लगभग 10 लाख के पास पहुंच चुकी है और हमने उनकी सुविधाओं और समस्याओं के बारे में कुछ भी सुनिश्चित नहीं किया है। यदि हम उनकी सुनिश्चिति 1.25 लाख लोगों को लोकसभा की 2 सीटें और 10 लाख लोगों को प्रतिनिधित्वहीन रखना ये न्याय असंगत लगता है महोदय। इसलिए मैं ये बिल पटल पर रख रहा हूँ, जिसके तहत कुछ प्रावधान ऐसे है। जो सीटें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्व रखी है वह LGBTQ कम्युनिटी के लिए रिजर्व की जाए। LGBTQ कम्युनिटी के लिए विशेष आयोग बनाया जाए और LGBTQ कम्युनिटी के लिए विशेष एट्रोसिटी एक्ट भी बनाया जाए। पॉलिटिकल मुख्य धारा में LGBTQ कम्युनिटी को सम्मिलित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और साथ ही विविध राज्यों में राज्यपालों द्वारा निर्धारित सीटों पर भी LGBTQ कम्युनिटी का रिजर्वेशन हो, इसलिए केंद्र हस्तक्षेप करे। धन्यवाद। महारानी देवी जी। स्पीकर महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उपस्थित किए गए इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। ये बिल किसी भी राजनीतिक दलगत मुद्दे से बड़ा है और मुझे अभिमान है इस सदन के मेरे साथी सांसद इंद्रसेन जी का, जिन्होंने इतने महान विचार इस पर व्यक्त किए और पहली बार संसद में ये मुद्दा उठाया। चाहती तो मैं भी ये मुद्दा उठा सकती, लेकिन जिस पद पर मैं कार्यरत थी वो मुझे इसकी इजाजत नहीं देता था। और जबकि मैं खुद बिना किसी रिजर्वेशन के लोगों से चुनकर इस सदन तक पहुंच पाई हूं, तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जब सुविधा मिली हुई है तो रिजर्वेशन की क्या जरूरत। लेकिन मैं उनसे कह देना चाहती हूँ कि हर LGBTQ कम्युनिटी की व्यक्ति महारानी देवी नहीं हो सकती और हर किसी तृतीय पंथी को ये मौका भी नहीं मिल सकता। अतः इंद्रसेन जी, मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ कि विपक्ष में रहते हुए भी और इस कम्युनिटी से ना जुड़े होते हुए भी आपने इतने महान विचार व्यक्त किए। अतः मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करती हूँ और सभी सदस्यों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप खुले दिल से इस बिल का स्वागत कीजिए और हमारे अधिकार हमें दिलाने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल ये है कि माननीय सदस्य इंद्रसेना रेड्डी जी की तरफ से पेश करदा प्राइवेट मेंबर बिल पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर LGBTQ एंड अमेंडमेंट इन एंग्लो इंडियन बिल 2022 पास किया जाए या नहीं। जो मेंबर हक में है वो हाँ कहे, हाँ। जो विरोध में है वो ना कहे, ना। I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Motion adopted and the bill is passed. आइटम नंबर 3 के तहत हुकूमत की तरफ से रिलीजियस इक्वालिटी के तहत रिलीजियस इक्वालिटी फॉर वुमेन बिल 2022। माननीय मंत्री जी से गुजारिश है कि वो बिल को रीइंट्रोड्यूस करें। मंत्री जी। धन्यवाद महोदया। मैं आपकी अनुमति से रिलीजियस इक्वालिटी फॉर वुमेन बिल 2022 सदन पटल पर चर्चा के लिए रखती हूँ। अब सवाल ये है कि माननीय मंत्री जी की तरफ से पेश करदा रिलीजियस इक्वालिटी फॉर वुमेन बिल 2022 सदन पटल पर लिया जाए या नहीं। जो मेंबर हक में है वो हाँ कहे, हाँ। जो विरोध में है वो ना कहे, हाँ। मेरे विचार से फैसला हाँ वालों के हक में हुआ, फैसला हाँ वालों के हक में हुआ, फैसला हाँ वालों के हक में हुआ। अब मंत्री जी बिल सदन पटल पर रखेंगी। धन्यवाद महोदया। भारत में हर धर्म की पुरानी अवधारणा रही है और ऐसा माना जाता है कि धर्म की उत्पत्ति और उसका अस्तित्व करोड़ों सालों से रहा है। धर्म कुछ स्तरों पर लोगों को आपस में जोड़ता भी है। हालांकि धर्म के कुछ ऐसे पहलू भी रहे हैं या अभी भी है जो लोगों के बीच में दरार निर्माण करने का काम कर रहे हैं। हर धर्म, फिर वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, अपने आप में एक समानता, एकता और बंधुता इन जैसी बुनियादी ढांचों पर खड़ा हुआ है। इनकी अपनी बुनियादी विशेषताएं भी है, लेकिन इन सभी धर्मों ने एक विशेष लैंगिक वर्ग यानी महिलाओं को धर्मों के सभी रीति रिवाजों से, धर्मों के सभी अधिकारों से दूर रखा। महोदय, मैं किसी एक नहीं बल्कि हर धर्म की बात कर रही हूँ। महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि मध्ययुगीन काल से ही महिलाओं को सभी क्षेत्रों में दुय्यम स्थान दिया गया। सती, जौहर पर्दा और देवदासी जैसी घटिया और अति निंदनीय रीति रिवाजों के जौहर में महिलाएं चलती आई है। हर धर्म के हर नियम कानून को तो महिलाओं को पालन करना है, पर उन्हें धार्मिक समानता नहीं दी जाती। इस देश में हिंदुओं के मंदिर, मुस्लिमों के मस्जिद, ईसाइयों की चर्च, गुरुद्वारा, बौद्ध मठ या अन्य किसी भी धर्मों के धार्मिक ठिकानों में आपको कई महिलाएं किसी भी पद पर नजर नहीं आएंगी। ना ही वो किसी मंदिर की
जी हाँ महोदय, जी हाँ। इस बिल के तहत बिल में कुछ प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। प्रावधान क्रमांक 1, हर धार्मिक ठिकानों पर पुरुषों की तरह ही महिलाओं को भी प्रवेश मिले। हर धार्मिक ठिकानों में निश्चित पुजारी, मौलवी, पृष्ठ, मठाधिपति और ग्रंथी पद के लिए महिलाओं को समान अधिकार दिया जाए। हर धर्म की प्रबंधक कमेटियों में महिलाओं का समावेश किया जाए। भारत में दिए जाने वाली धार्मिक शिक्षाओं में महिलाओं का समावेश किया जाए। इन सभी प्रावधानों का विचार करते हुए धार्मिक आस्था का कोई अपमान ना हो, ये भी सुनिश्चित हो। अब इस बिल की इम्प्लीमेंटेशन की व्यवस्था में प्रस्तुत कर मंत्री जी कंक्लूड। जी हाँ महोदया, यह धार्मिक मुद्दा होने के साथ ही संवेदनशील विषय भी है, इसलिए सभी धर्मगुरुओं को एक साथ लाकर एक विशेष आयोग का गठन और धार्मिक ठिकानों की कमेटियों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करना स्थानिक चैरिटी कमीशन करे। विभिन्न धर्मों के लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर से जनजागृति कैंपेन किया जाए। इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में राष्ट्रीय आयोग का गठन हो। इस बात का विरोध करने वाले व्यक्ति तथा संस्थाओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। ये सजा दंड दोनों के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। मैं आशा करती हूँ इस सदन में बैठा हर व्यक्ति अपनी घर की महिला को नजरों के सामने लाकर इस बिल का समर्थन करे। अब सवाल ये है कि माननीय मंत्री जी की तरफ से पेश किया गया रिलीजियस इक्वालिटी फॉर वुमेन बिल 2022 पास किया जाए या नहीं। जो मेंबर्स हक में हैं वो हाँ कहें। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इजाजत है महोदय। बहुमत के बल पर इस तरह से चर्चा से भागा नहीं जा सकता। बिना चर्चा के बिल हम कैसे पास कर सकते हैं? शांति बनाए रखिए। बहुमत के बिना अगर हम बिल पास कर रहे हैं तो ये संविधान के भी खिलाफ है। मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप पहले बिल पर चर्चा करें। धन्यवाद। क्या बोल रहे हैं आप? माननीय मंत्री जी, यह बिल इस सदन की और इस देश की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यदि महिलाओं के अधिकारों की बात है जवाब दे रहे हैं। अंकुश जी आपने अपना विषय। अगर ये महिलाओं के अधिकार की बात है और हम उन्हें वो देना चाह रहे हैं तो इसमें विरोध की चर्चा का कारण ही क्या? रानी जी मैं मानती हूँ आपकी सदस्यों के पार्टी की विचारधारा इस बिल के समर्थन के आड़े आएगी, लेकिन आप इसका विरोध अपने दिल से कभी नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद जी, क्योंकि अब चर्चा नहीं निर्णय होगा। माननीय महोदया, मेरा आपसे अनुरोध है आप सीधा उठिए। ये कोई तरीका नहीं है। शांति रखिए। जो मेंबरान हक में है वो हाँ कहे, जो विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार से फैसला हाँ वालों के हक में हुआ। फैसला हाँ वालों के हक में हुआ। फैसला हाँ वालों के हक में हुआ। रिलीजियस इक्वालिटी फॉर वुमेन बिल 2022 पास किया क्षमता रखिए। अपोजिशन की तरफ से सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की नोटिस दी गई है। अंकुश राणे पाटिल जी। महोदय, हमने अभी देखा कि सत्ता तंत्र ने किस तरह दबाव का वापर करते हुए इस बिल को पास किया है। महोदय, बहुमत काम करने के लिए दिया जाता है, दबाने के लिए नहीं दिया जाता है। महोदय जेठमलानी जी। महोदय, इस सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, आंतरिक सुरक्षा, देश की बाहरी सुरक्षा, इन सब चीजों पे इनको चर्चा नहीं चाहिए। सिर्फ इसे अधिकार दो, उसे समानता दो, सिविकता ही चाहिए इनको। बुनियादी मुद्दों से ये सरकार भाग रही है महोदय, और ये सरकार डरी हुई है। ये क्या चर्चा करेगी महोदय? डरी हुई सरकार है ये। अगर इनमें पहली ईमानदारी बची है ना, सरकार छोड़ दे ये लोग, क्या कुछ चर्चा करे? चर्चा से भागा नहीं जा सकता महोदय। अब हमारा इस मंत्रिमंडल में बिल्कुल विश्वास नहीं रहा है। ये डरी हुई सरकार है, इसलिए हमने आपको लोकसभा नियम 198(1)
और 198(5) के तहत अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस आपको तथा लोकसभा महासचिव को दे दी है। कृपया आप संज्ञान लें। धन्यवाद। ऐवान के मेंबरान, आज की ऐवान की कार्रवाई का वक्त तकरीबन खत्म होने में है। आपकी दी हुई नो कॉन्फिडेंस मोशन नोटिस रिसीव कर ली गई है। इस विषय पर सोमवार को चर्चा होगी। ऐवान की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक मुलतवी की जाती है। ऐवान की आज की कार्रवाई शुरू की जाए। ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर्स, आज के आइटम नंबर 1 के तहत अपोजिशन की तरफ से सरकार के खिलाफ दी हुई एडवांस नोटिस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा की मांग की गई है। सवाल ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हो या नहीं। जो मेंबरान हक में है वो हाँ कहे, जो विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार से फैसला हाँ वालों के हक में हुआ, फैसला हाँ वालों के हक में हुआ, फैसला हाँ वालों के हक में हुआ। अब माननीय अपोजिशन लीडर इस चर्चा की शुरुआत करेंगी। धन्यवाद महोदय। इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। आज भी देश में गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं। कोविड काल में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म हो गई थी और कई लोगों ने अपनी नौकरियां भी गंवाई है। आज भी भूखमरी से मरने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। सरकार द्वारा दी जाए फसल बीमा योजना भी केवल नाम की ही है। सुन लीजिए आप, सुनने की क्षमता रखिए। इससे किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने ये अविश्वास प्रस्ताव आपके सामने रखा है। इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं और अभी बहुमत के आंकड़े भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए धन्यवाद। मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। महोदया, विपक्ष के नेता बिना किसी आंकड़ों पे बात कर रहे हैं। आप कोविड काल की बात करते हैं, लेकिन उस दौरान भारत का आर्थिक चक्र ही बंद था। पूरी तरह से राज्य व्यवस्था ठप हो गई थी। हमारी सरकार ने विकास के कई कार्य किए हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत काम किया है। आज भी प्रतिदिन 35 किलोमीटर सड़कें भारत में बन रही है। आपको केवल विरोध करना आता है। मैं सरकार की तरफ से इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। विरोध करते हैं हम। मौजूद मेंबर इंद्रसेना रेड्डी जी। महोदय, इस सरकार को अपनी सत्ता का घमंड है। देश की 135 करोड़ जनता इस सरकार से नाखुश दिखाई दे रही है। महोदय, इस सरकार ने जब से सत्ता में है तब से भारत की कूटनीति का मजाक बना के रखा है। अब तक अंतरराष्ट्रीय संबंध में कोई भी सुधार नहीं किया है। इन्हीं सरकार के दौरान महिला, रक्षा, रेलवे एवं बाल विकास में अधिकतर घोटाले हुए हैं और उन सारे घोटालों को विपक्षी पार्टियों ने उजागर किया है। महोदय, और मैं बताना चाहता हूं कि इन्हीं सरकार के दौरान कई बार कानून की समस्या उत्पन्न हुई है और बंबई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में दंगे तक हो चुके हैं। इसके पश्चात सरकार को सुनिए इसके पश्चात इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। मैं इसलिए इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपने समर्थन का और बुलंद करने के लिए मैं कभी दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियों का सहारा लेना चाहता हूं। महोदय, कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम कि बोला हिंदुस्तान है। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, मैं चुप कैसे रहूं। अब हर गजल इस सल्तनत की राह में बयान है। धन्यवाद महोदया, विरोधी दल को मैं बताना चाहता हूं कि देश की कानून व्यवस्था पर बात करने का आपका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि दंगे करने वाले लोग आपके ही हैं। और विपक्षी दल को मैं बताना चाहता हूं, हम सत्ता में आने के बाद दंगों की संख्या कम हुई है और सरकार उसके ऊपर ठोस कदम उठा रही है। घोटाले को लेकर विपक्षी दल बार-बार चिंतित है, पर मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हमें पहले ही उसके ऊपर क्लीन चिट दी। यह बात सर्वे से बार-बार सामने आई है। देश की जनता सरकार से नाराज नहीं हुई और हमारे काम से संतुष्ट है। विपक्षी दलों को उनके राज्यों की कानून व्यवस्था को देखना चाहिए, जहां वे सत्ता में है लेकिन फिर
हुई नजर आ रही है। जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, इन्होंने लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए हैं। सरकार के पास किसी भी मुद्दों पर ठोस जवाब नहीं है महोदय। इस सरकार की अंतर्राष्ट्रीय नीति भी केवल बिजनेस ओरिएंटेड नीति होती है। देश में आने वाले निवेश भी जोखिम में नजर आ रहे हैं। आज भी देश में आने वाला निवेश केवल 2-3 राज्यों में ही सीमित है। पलायन करना पड़ रहा है लोगों को। कई राज्यों में सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है और इसके जवाब में उसके पास कोई भी ठोस जवाब नहीं है महोदय। कुल मिलाकर ये सरकार सभी मुद्दों पर विफल रही है महोदय। धन्यवाद महोदय। माननीय मंत्री विनय ठाकुर। महोदय, विपक्ष को हमारे खिलाफ बात करने के अलावा और आता ही क्या है? विपक्षी पार्टियों की रणनीति यही है कि सदन में भ्रम कैसा पैदा करे और भड़काऊ भाषण कैसा दे। सरकार इस बात पर विचार कर रही है महोदय कि माइग्रेशन की समस्या कैसे कंट्रोल में लाई जाए। कई राज्यों में हमारी सरकार ने कनेक्टिविटी बढ़ाई है। बहुत से राज्यों में सड़कों का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। हमने देश में बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी मुहैया कराया है। इस देश में रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसे हम और विकसित करने में जोर शोर से लगे हुए हैं। हम चाहे जितना भी काम क्यों ना कर ले, इन विपक्षी दलों को हमारे काम को समझने की मानसिकता ही बची रही है महोदय। ये सिर्फ विरोधी करते हैं महोदय। ये हमारे विरोध में है, पुरुषों के विरोध में है, स्त्रियों के विरोध में, विकास के विरोध में, परिवर्तन के विरोध में, सिर्फ विरोध में ही है महोदय ये। और इनका सिर्फ एक ही काम बचा है अभी महोदय, सत्ता में बैठे लोगों को पैसों में बहला फुसला कर अनैतिक सरकार बनाना और हम जैसे लोगों के खिलाफ भड़काऊ बयान देना। महोदय, आखिर में मेरी बात पूरी करने के लिए मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता का सहारा लेना चाहता हूँ। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, वादा है आती आए, गिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरे सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना। धन्यवाद महोदय। माननीय सांसद अंकुश राणे पाटिल। महोदय धन्यवाद, आपने मुझे इस चर्चा में बात करने की अनुमति दी। महोदय, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ। वैसे तो मेरे साथियों ने इस पर लंबी और अच्छी बात कही है, लेकिन सत्ता के पक्ष के पास अब कुछ काम ही नहीं बचा है महोदय। काम नहीं है तो फिर खाली दिमाग शैतान का घर। महोदय, सरकार अभी विकास के मुद्दे, इन सब चीजों पर बात नहीं करना चाहती। सरकार चाहती है धर्म, आस्था, इस पर बात करना चाहती है। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ महोदय, धर्म का अधिकार निजी अधिकार होता है। संविधान में हमें राइट टू प्राइवेसी का अधिकार दिया गया, उस पर भी लाकर उसके संविधान की ही मूल अवधारणा के खिलाफ ये लोग जा रहे हैं। जब हर स्टेज पे ये गवर्नमेंट नाकाम होती जा रही है तो आरक्षण दो, धर्म में घुसो, बस इतना ही काम इन लोगों का बचा हुआ। और हर चीजों को कैसे सेंट्रलाइज किया जाए, एक देश ये, एक देश वो, एक देश ये, एक देश वो, सब सेंट्रलाइज करना है इनको। महोदय, हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ सेंटर नहीं है, ये भूल चुके हैं महोदय। और अभी इनकी नाकामियों को कितना गिनाया जाए महोदय, सिलसिला बहुत लंबा है, लेकिन समय की कमी है महोदय। महोदय, अगर इनमें अभी थोड़ा भी कुछ जमीन बचा हो तो इन्हें सरकार छोड़ देनी चाहिए। छोड़ दीजिए आप सरकार। शांति रखिए, शांति रखिए। सुनिए मंत्री जी करना। महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को और मुकम्मल तरीके से रखने के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की कुछ पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगा। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह का उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन निकलाती है। दो राह के समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हाँ जनता, मिट्टी की अगाध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाले, अंग अंग में लगे हो जब सांप चूस रहे तब कभी ना मुंह खोल दर्द कहने वाले। हाँ जनता, वही जनता, सबसे विराट तंत्र जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि सिंहासन हित तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पे मुकुट धरो।
33 कोटि जनता के सिर पे मुकुट धरो। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह के समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। महोदय, यह सरकार देश के विकास के लिए समर्पित है। देश का विकास हमारा एजेंडा था, है और रहेगा। इस एजेंडा के अलावा दूसरा कोई एजेंडा नहीं था हमारा तब। इस एजेंडा के ऊपर ही 135 करोड़ जनता ने हमें वोट करके इधर तक लाया। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और आज देश अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में हमारी सरकार देश के विकास के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। फिर भी विपक्ष के साथी हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर देश के विकास के खिलाफ खड़े होकर आखिर करना क्या चाह रहे हैं? यह हमारे लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं अभी यहाँ सदन में बैठे हर सदस्य से बस यही कहना चाहूंगी कि अपनी सत विवेक बुद्धि से ही आगे का फैसला। धन्यवाद। अब सवाल ये है कि अपोजिशन की तरफ से पेश करदा हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाए या नहीं। जो मेंबरान हक में है वो हाँ है। महोदय, मैं इस ध्वनि मतदान के विरोध में हूँ। हम चाहते हैं, सुन लीजिए, हम चाहते हैं, सुनिए, हम चाहते हैं एक तो हाथ उठाकर मतदान करें या फिर गुप्त मतदान करें। धन्यवाद महोदय। हाथ उठाकर मतदान करने की इजाजत है। मैं मौजूद लोकसभा सेक्रेटरी से गुजारिश करती हूँ कि वो वोटिंग की समीक्षा करें। माननीय सदस्यों, मतदान की प्रक्रिया इस तरह होगी। सदस्य अपनी अपनी जगह पर हाथ उठाकर अपना मतदान जाहिर करेंगे। सबसे पहले जो सदस्य प्रस्ताव के समर्थन में होंगे वे अपना हाथ ऊपर करेंगे, जिसके बाद उनकी गिनती की जाएगी। उसके बाद प्रस्ताव के विरोध में वे अपना हाथ ऊपर करेंगे, जिसके बाद उनकी गिनती होगी। सदस्यगण कृपया ध्यान रखें, सदस्य गिनती पूरी होने तक हाथ ऊपर ही रहेंगे। अभी मतदान। जो मेंबरान हक में है वो अपना हाथ उठाएं। जो मेंबरान विरोध में है वो अपना हाथ उठाएं। हुकूमत के खिलाफ पेश किए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कुल वोटों की तादाद 15 थी। नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ 6 वोट, नो कॉन्फिडेंस मोशन के हक में 9 वोट। इसलिए हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से पेश करदा नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव 9 बनाम 6 वोटों से मंजूर किया जाता है। सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।